बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, अमेरिका के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल CNN ने कहा है कि पाकिस्तान में भी बांग्लादेश जैसे सियासी हालात पैदा होने जा रहे हैं। बुजुर्ग कालम नवीस और एंकर पर्सन हारूनुर रशीद ने भी इस हवाले से कहा है कि CNN का ये तबसरा बिलाशुबा अपने ज़राए से मिलने वाली मालूमात की बुनियाद पर किया गया होगा और अमेरिका के सफ़े अव्वल के मीडिया की पाकिस्तान जैसे दूर दराज मुमालिक की सूरत हाल पर ख़बर का जो ज़्यादातर सोर्स है वो CIA, पेंटागन समेत मुख्तलिफ इदारों की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ही होती हैं, जिन तक इन बड़े जो मीडिया अदारे हैं उनकी अक्सर रसाई रहती है। आज इस हवाले से बात करेंगे कि जिस बात का 7 समुंदर पार बैठा इंटरनेशनल मीडिया आगाह है या उसे अदराक हो गया है, पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया को वो क्यों नज़र नहीं आ रही और इसके पीछे साइंस क्या है और इस रवैये का सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होगा। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के नौजवान MPs और सूबाई काबीना के जवान खून रखने वाले अरकान ने बरमला कहा है कि हमने इमरान खान और PTI को पार्लिमानी सियासत के लिए और हुकूमत में आने के लिए ज्वाइन नहीं किया था, बल्कि हम तो इमरान खान की टीम में इसलिए शामिल हुए थे कि मुल्क में तब्दीली और इनकलाब लाएंगे और आज भी हमारी सोच यही है। ये गुफ्तगू किस बात का इशारा दे रही है? और जब हम PTI यूथ और स्टूडेंट्स की इस सोच को इमरान खान के इस ऐलान के साथ मिलाकर देखते हैं कि जिसमें कप्तान ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात की खिड़की बंद कर देने का ऐलान कर दिया है, तो इससे जो भी तस्वीर बनती है CNN की रिपोर्ट से वो बहुत मिलती है। आज ये पॉइंट भी तारीखी हवालों के साथ डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान समेत वस्त एशिया का ये खित्ता, जिसे किसी ज़माने में खरासान कहा जाता था, ये सदियों से आमरीतों और सुपर पावर्स के ख़िलाफ़ कामयाब इनकलाबात और कामयाब जंगों का हमेशा से अहम किरदार रहा है और आलम इस्लाम को ग़ुलामी से निजात दिलाने के हवाले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर ज़माना खरासान वाली हदीस मुबारका माजी में भी किस तरह बार बार सच साबित हुई है और मुस्तकबिल में भी इसकी सच्चाई सामने आना यकीनी क्यों है, इसके पीछे असल साइंस क्या है, ये भी आज डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, लाहौर की बुज़ुर्ग रूहानी शख्सियत हज़रत बाबा जी दाता दरबार वालों ने मुल्क में लाल आंधी आने की जो पेशगोई कर रखी है, ये मामलात अब उसी तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस हवाले से जब हमने बाबा जी से ताज़ा तरीन हालात व वाक़यात के तनाजुर में गुफ्तगू की तो उन्होंने जो नई पेशगोइयाँ की हैं वो भी हम आज की इसी वीडियो के आखिर में आपके साथ शेयर करेंगे और इसके साथ ही नौजवान MPs की इस गुफ्तगू पर भी बात करेंगे कि जिसमें उन्होंने कहा है कि लावा पक चुका है, पूरी कौम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच गई है और अब सिर्फ इमरान खान की चुटकी का इंतज़ार है। ये चुटकी का इंतज़ार वाली बात बड़ी नाज़रीन मानी खेज़ है। जिस रोज़ उन्होंने कहा कि जिस रोज़ कप्तान चुटकी बजाएगा उसके बाद वो तूफ़ान उठेगा कि बांग्लादेश तो एक तरफ रहा, लोग दुनिया में अब तक आने वाले तमाम इनकलाबात को भूल जाएंगे। नाज़रीन, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो लावा है वो कितना पका हुआ है और इमरान खान ने गलत नहीं कहा था कि लावा पक चुका है, सिर्फ तीली दिखाने की देर है। नाज़रीन, ये बड़ी इंटेलेक्चुअल वीडियो है आज की, इसलिए आपने इसे आखिर तक सुनना है। अगर फौरी तौर पर वक्त नहीं तो अपने WhatsApp या Facebook पर इसे शेयर कर लें और रात को सोते वक्त जब 20-25 मिनट की फरागत मुयस्सर हो तो इसे मुकम्मल सुनें, आपको तादेर याद रहेगी इंशाअल्लाह ताला। नाज़रीन, वीडियो पसंद आए तो दोस्तों और PTI प्लेटफार्म्स पर इसे शेयर भी करें और अपने कमेंट्स भी ज़रूर दें। नए आने वाले दोस्तों को हम याद दिलाना चाहते हैं कि वो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान ज़रूर दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें।
नाज़रीन, ये जो जंग शुरू होने जा रही है इसे कुछ अरसे के लिए टाला जा सकता था, क्योंकि कोई फरीक भी इतनी इंतहा तक नहीं जाना चाहता जितनी इंतहा तक अब अगले चंद हफ्तों के दौरान दोनों फरीक जाते हुए नज़र आ रहे हैं। वजह उसकी ये है कि इसमें ख़तरात बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जैसा कि हमने बारहा अर्ज़ किया है कि कुदरत जब किसी काम का इरादा कर ले तो दरपेश मामले के तमाम फरीकों के लिए हालात ऐसे बन जाते हैं कि वो फिर पीछे नहीं हट सकते और तसादुम और जंग नागुज़ीर हो जाती है। इस जंग को नाज़रीन सिर्फ उसी सूरत में टाला जा सकता है कि कोई एक फरीक या दोनों फरीक अपना हक छोड़ने पर तैयार हो जाएं, लेकिन इस वक्त किसी फरीक में ये जज्बा नज़र नहीं आ रहा। वजह उसकी ये है कि इमरान खान और पीटीआई ये इंतज़ार कर कर के थक गए हैं कि अब आला अदालतें इंसाफ पर अमल दरामद करवाती हैं इंसाफ पर अमल दरामद कराती हैं कि अब करवाती हैं, या हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट कौमी इत्तफाक राय के लिए अवामी मैंडेट पर डाके के मामले को सुलझाने की कोशिश करते हैं। दोनों काम नहीं हो रहे। हुकूमत के जो मुसलसल मनफी रवैये ने पीटीआई को नाउ और नेवर वाली जहनी हालत पर ला खड़ा किया है, और जो इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के दरवाजे बंद किए हैं, ये सारी बातें अब आपको नज़र आ रही हैं कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, हुकूमत की मजबूरी ये है कि उसकी सियासत भी ख़त्म हो जाएगी, इसलिए अब ये जंग नागुज़ीर हो चुकी है। नाज़रीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर ज़माना हदीस मुबारक है जिसमें आपने फरमाया कि मुझे मशरिक़ से ठंडी हवा आती है। ये भी खित्ता खरासान की तरफ इशारा है जो मदीना के मशरिक़ में वाक़ है, और आपने आलम इस्लाम के मुश्किल वक़्त में खरासान से मदद के लिए लश्कर आने की जो पेशगोई फरमाई थी। सानहा करबला के बाद इराक़ और हिजाज समेत मुख्तलिफ इलाकों में यजीदी हुकूमत और बनु उमैया के ख़िलाफ़ कई बगावतें उठ खड़ी हुई थीं। इन इनकलाबी लश्करों ने बार बार मुख्तलिफ इलाकों में मकामी आज़ाद हुकूमतें कायम की और फिर वो ख़त्म हो जाती रहीं, लेकिन बनु उमैया के इक़्तिदार को बहसीयत मजमूई ख़त्म करने की ताकत इनमें से किसी इनकलाबी लश्कर के पास नहीं थी। इसी दौरान नाज़रीन, बनु हाशिम और बनु अब्बास की जो सरकर्दा शख्सियात हैं, उन्होंने एक तवील ज़ेर ज़मीन इनकलाबी तहरीक चलाई जो कई अशरों तक जारी रही। पहले अब्बासी खलीफा थे अबू अल अब्बास सफ़ा, उनके एक बड़े भाई थे इमाम इब्राहीम, वो अपने वक़्त में इस खुफिया तहरीक के बहुत बड़े लीडर थे। मुसलमानों की मदद के लिए खरासान से लश्कर आने वाली हदीस के तनाजुर में उन्होंने एक बड़ा अजीब फ़ैसला किया और इस्फहान में पैदा होने वाले एक नौजवान अबू मुसलम को खरासान में जारी ज़ेर ज़मीन तहरीक का कायद मुकर्रर करके भेज दिया और कहा कि वो इस खित्ते से एक बड़ा लश्कर तैयार करे। इस काम में नाज़रीन, इस नौजवान का नाम तारीख़ में अबू मुसलम खरासानी के नाम से मशहूर है। इस काम में नाज़रीन, इस नौजवान को कई बरस लग गए। जब इसने अपना काम कामयाबी से मुकम्मल कर लिया तो इमाम इब्राहीम ने इसे ऐलान बगावत करके खरासान को अब्बासी इनकलाब का बेस कैंप बनाने का हुक्म दे दिया, जिस पर इसने हिरात से मज़ार शरीफ, बलख, कंदोज, गौर, बामियान तक के इलाकों में एक बड़ी इनकलाबी हुकूमत कायम कर ली। और फिर जब बनु उमैया के ख़िलाफ़ आम बगावत का आगाज़ हुआ और उस पर फिर आखिरी हमले करने का सिलसिला शुरू हुआ जो इराक़ से हुआ, तो फिर खरासान से आने वाले इस लश्कर ने इस जंग में जो बनु उमैया को आखिरी यानी फैसला कुन शिकस्त फाश देने में बुनियादी किरदार अदा किया जो खरासान से गया था। तो नाज़रीन, ये जो खरासान वाली हदीस है ये माजी में भी कई बार सच साबित हो चुकी है। यहाँ से लश्कर गए हैं तारीख़ में, और मुस्तकबिल में भी इसके हवाले से बड़ी सूरत हाल पैदा होने जा रही है। वो आज इसकी वीडियो के आखिर में हम आपको बयान करेंगे। एक और अहम पॉइंट जो इस खित्ते के हवाले से है नाज़रीन, वो 3000 साल 2500 साल पहले का है। वो ये है कि आधी दुनिया फतह करने वाला सिकंदर आज़म
بھی جب خراسان میں داخل ہوا تو یہ خطہ اس کے لیے بھی دلدل بن گیا تھا۔ پنجاب میں اس لشکر کا اتنا نقصان ہوا کہ آگے جا کر ہندوستان کو فتح کرنے کے پھر سکندر اعظم قابل نہ رہا، جو اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی، اور پھر اسے واپس جانا پڑا۔ جہلم اور ملتان میں اس نے اپنی زندگی کی آخری جنگیں لڑیں، جس میں یونانی لشکر کا بہت نقصان ہوا اور وہ نڈھال ہو گیا اور پھر واپس چلا گیا۔ ناظرین، خطہ خراسان آج کے پاکستان، افغانستان کے ساتھ ساتھ ایران اور ترکمانستان کے مشرقی علاقوں اور ازبکستان اور تاجکستان کے جنوبی علاقوں پر مشتمل تھا۔ وہ جو اس زمانے کا 1500 سال پہلے کا ایک خطہ مشہور تھا، تو جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کیا تھا۔ تو دور جدید میں بھی ناظرین اس خطے نے 3 سپر پاورز کے خلاف آزادی کی جنگیں لڑی ہیں۔ پہلی برطانیہ، دوسری روس اور تیسری امریکہ کے خلاف۔ یہ خطہ ناظرین ایسی دلدل ہے کہ کوئی سپر پاور آج تک اس کو پار نہیں کر سکی۔ سکندر اعظم مغرب کی طرف سے اس خطے میں داخل ہوا اور پنجاب و ملتان پہنچ کر اس کا سانس پھول گیا۔ حالانکہ اس نے افغانستان فتح کر لیا تھا، یعنی آدھا خراسان اس نے فتح کر لیا، باقی آدھا جب فتح کرنے لگا تو اس کا سانس پھول گیا۔ جو تاج برطانیہ ہے اس کا کام اس سے الٹ ہوا۔ تاج برطانیہ مشرق سے مغرب کی طرف اس خطے میں داخل ہوا۔ جس طرح سکندر نے آدھا مشرقی حصہ، آدھا مغربی خراسان فتح کر لیا اور مشرقی خراسان میں آ کر اس کا سانس پھول گیا، انگریزوں نے آدھا مشرقی خراسان فتح کر لیا اور باقی جو آدھا مغربی خراسان تھا وہاں جا کر اس کا سانس پھول گیا۔ یعنی انہوں نے پنجاب اور بلوچستان اور سندھ تو فتح کر لیے، لیکن وزیرستان اور افغانستان میں جا کر اس کا سانس پھول گیا۔ یعنی کوئی بھی دنیا کی بڑی سپر پاور اس کو پار کر کے آگے نہیں جا سکی، جو یہاں پہ آتا ہے وہ پھنس جاتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو افغانستان کا خاص طور پر مشہور ہے کہ یہ سپر پاورز کی دلدل ہے، یہ سپر پاورز کا قبرستان ہے، تو یہ بھی بیسیکلی اسی خطہ خراسان کے حوالے سے ہی ایک جدید دور کا خراج تحسین ہے۔ ناظرین، روس اور امریکہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ خیر افغانستان سے ہی پھر واپس چلے گئے، اور ان دونوں جنگوں میں بھی آپ نے دیکھا کہ پورے خطہ خراسان سے لوگ اعلانیہ یا خفیہ طور پر ان جنگوں میں شریک رہے، جب روس نے حملہ کیا تھا اور جب امریکہ نے کیا۔ یہ بھی ساری تاریخ چونکہ آپ جانتے ہیں، اس لیے اس کو تو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ناظرین، یہ ساری تفصیل ہم نے اس لیے بیان کی ہے کہ اس خطے کے لوگوں کو اللہ رب العزت نے فطرتاً جنگجو بنایا ہے، اور ان کی اسی فطرت کی بنا پر اس خطے نے تاریخ میں کئی سپر پاورز کی پیش قدمی کو روکا ہے۔ سکندر اس خطے کو کراس کر سکا نہ، برطانیہ اور روس کی آخری بڑی جنگ بھی اسی خطے میں لڑی گئی، اور امریکہ کی آخری جنگ بھی یہی ہوئی۔ یہ تو خیر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں۔ اب ناظرین کیا مسئلہ ہے؟ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اس خطے کے لوگوں کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا جا رہا ہے ہماری حکومت کی طرف سے، ہماری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے۔ یہ ہم نے تاریخی واقعات، قوانین فطرت، اللہ رب العزت نے جس طرح کا ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر اس خطے کے لوگوں کا بنایا ہے، اور وہ صدیوں سے بلکہ ہزاروں سال سے یہ ثابت کر چکا ہے کہ وہ آمریت کو، غلامی کی زندگی کو قبول نہیں کرتے، اور بیٹلڈ ہارڈنڈ جنہیں کہتے ہیں وہ ہیں یہاں کے لوگ۔ اس لیے انہیں ہمیشہ کے لیے غلام بنا کر نہیں رکھا جا سکتا۔ اس حقیقت کو جب تک سمجھ لیں گے ہمارے طاقتور لوگ ہیں تو ہم کسی بڑے خون خار سمجھ لیں قسم کے تصادم سے بھی بچ جائیں گے، اور ملک کو آئینی و قانونی طور پر ہم آگے لے جائیں گے۔ یعنی جو جنگ ہم نے لڑ کر، آپس میں لڑ کر اس کا فیصلہ کرنا ہے اپنے اقتدار کا، اس کو ہم اپنے آئین اور قانون کے اندر رہ کر کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں چلو دشمنوں کے ساتھ تو خطہ خراسان والے لڑیں، ہمیں آپس میں لڑنے کی کیا ضرورت ہے، جبکہ ہمارے پاس آئین بھی موجود ہے، ہمارے پاس عدالتیں بھی موجود ہیں۔ تو ہم جو آئین ہے اس پر عمل کرتے ہوئے اپنا فیصلہ کر لیں، بلکہ اپنے مطلب کا فیصلہ لینے کے لیے آپ آئین ہی بدل دیں، آپ جج ہی بدل دیں، آپ عدالتیں ہی بدل دیں، تو پھر تو لڑائی ہونی ہی ہے۔ اسی لیے عمران خان نے کہہ دیا ہے
कि वो स्ट्रीट मूवमेंट की तरफ जाएंगे। खित्ता खरासान का जो जोश व जज्बा है वो अपने अरूज पर पहुंचा हुआ है। लोगों का तो ज़हन ही है, वो तो कहते हैं जनाब हम इस पार्लिमानी निज़ाम के लिए और इसमें हुकूमत लेने के लिए तो हम सियासत में नहीं आए, या इमरान खान का हमने साथ नहीं दिया, हम तो इनकलाब के लिए या इनकलाबी तब्दीली के लिए आए हैं। वो तब्दीली अच्छे तरीके से आ जाए तो बेहतर है, अगर अच्छे तरीके से नहीं आती तो जिस तरह उन्होंने कहा कि फिर लोग बांग्लादेश तो क्या पूरी दुनिया के इनकलाबात को भूल जाएंगे। तो नाज़रीन, इस वक्त हम ये देखते हैं कि जो खित्ता खरासान है उसका आपने हदूद रबा सुन लिया। पंजाब से आपको हम एक और थोड़ी सी बात बता दें कि जो पंजाब और अफ़गानिस्तान हैं वो सदियों तक, जिसमें समझ लें कि सिंध भी है और बलूचिस्तान भी शामिल है, यही यानी पूरा इलाका, ये सदियों तक नाज़रीन ये मिलकर जिहाद करते रहे हैं। अफ़गानिस्तान से आने वाले हमलावरों के हवाले से हमने कभी नहीं सुना कि जनाब उन्होंने पंजाब में बहुत बड़ी जंग लड़ी। असल जंग जो होती थी वो इस खित्ते को क्रॉस करके, जैसे पानीपत की पहली जंग, पानीपत की दूसरी जंग, पानीपत की तीसरी, या फिर जो आगे जाकर हुई हैं दिल्ली में, आगरा में, या राजस्थान में, या सोमनाथ तक जो जंगें हुई हैं, वो सारी जंगें ज़्यादातर आगे जाकर होती थी। ये खित्ता बेसिकली एक ही था। आपको याद होगा कि इस खित्ते में लाहौर जो है ना, वो समझ लें कि आखिरी मोर्चा था, एक फ्रंट लाइन स्टेट थी खित्ता खरासान की इंडिया की तरफ। और जो आपको याद होगा कि हज़ारों सदियों पहले सुल्तान महमूद गज़नवी के साथ तशरीफ़ लाए थे, जो बहुत बड़े समझ लें कि सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं, औलिया अल्लाह हैं हमारे खित्ते के, हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह। आप गज़नी के एक कस्बे हजवेर के रहने वाले थे, इसीलिए आपको हजवेरी कहा जाता है। तो ये समझ लें हम सारी मिसालें आपको इसलिए देते हैं कि जो पॉइंट ऑफ व्यू हम आपको दे रहे हैं वो समझ लें कि ऐसे कोई ख्याली बात नहीं है, उसके पीछे तारीख़ी और जोग्राफियाई हवाले हैं कि ये एक ही खित्ता है, यहाँ के लोग मिलकर सदियों से बरसरे पैकार हैं। और इस वक्त भी क्या सूरत हाल है आप देख लें कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब तो, और कराची, खैबर पख्तूनख्वा, कराची, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और जो पश्तून एरिया है बलूचिस्तान का, वो तो बिल्कुल इमरान खान का गढ़ बन चुका है पीटीआई का। और आज़ाद कश्मीर में भी, और जो बलोच इलाके हैं इसके बलूचिस्तान के और अंदरून सिंध है, वहाँ भी यानी बहुत तेज़ी से ये सोच फैल रही है इमरान खान की जो हकीकी आज़ादी वाली है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि खित्ता खरासान का ये जो मशरकी इलाका है अब अपनी हकीकी आज़ादी की जंग लड़ने के लिए अपनी जो सफ़ बंदी है वो तकरीबन मुकम्मल कर चुका है। और पाकिस्तान जो कि एक एटमी ताकत भी है, इसलिए जब यहाँ पर हकीकी तब्दीली आ गई और मुल्क के आवाम की उमंगों के मुताबिक फ़ैसले होने लग गए, तो इसका जो मगरबी हिस्सा है खित्ता खरासान का, अमारात इस्लामी अफ़गानिस्तान, वो तो पहले ही आज़ादी हासिल कर चुका है 3-4 साल पहले। तो फिर पाकिस्तान भी जब हकीकी आज़ादी हासिल कर लेगा तो अमेरिका या जो बाकी ममालिक के जो पिट्ठू जैसे ये इम्पोर्टेड सरकार बैठी है इनसे निजात हासिल कर लेगा, तो फिर ये दोनों ममालिक आपस में बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। ये पेशगोई की है बाबा जी दाता दरबार वालों ने। हमने कहा था कि वो एक नई पेशगोई हम आपको बताएंगे। उन्होंने कहा कि ये जो हमारी आपस में जंगें चल रही हैं, ये जो दहशतगर्दी के खिलाफ मुल्क के अंदर बाहर जितनी भी जंगें हैं, इसकी वजह ये है कि जो पॉलिसियाँ पाकिस्तान पर और पाकिस्तान के अवाम पर मुसल्लत हैं अमेरिका की तरफ से, ये उनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। जब पाकिस्तान हकीकी आज़ादी हासिल कर लेगा तो इतना विजन, इतनी सोच और इतना उनके पास हिकमत है हमारे लोगों के पास कि फिर वो आपस में नहीं लड़ेंगे और ये सारे मामला खित्ते के अफ़हाम व तफ़हीम से हल हो जाएंगे। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान समझ लें कि यकजान दो कालब हो जाएंगे। और जो शायर मशरक़ हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने पेशगोई की हुई है कि अख़ुवत इसको कहते हैं, चुभे कांटा जो काबल में तो हिंदुस्तान का हर पीरो जवां बेताब हो जाए। तो ये मंजर होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत जल्द इस खित्ते में, और उसके नतीजे में सी पैक भी चलेगा। चीन, रूस, ईरान, सऊदी अरब और जो दूसरे खित्ते के ममालिक हैं इन पर मुश्तमिल एक यूरोपीय यूनियन जैसा पुरअमन ब्लॉक भी बनेगा। और पाकिस्तान के जो अवाम हैं इस गुर्बत, महंगाई और बदअमनी की जो समझने के दलदल है वो इससे निकलने में भी कामयाब हो जाएंगे। तो हम बस दुआ गो हैं
آپ بھی دعا کریں کہ جب یہ مقام حاصل کر لے گا یہ خطہ تو پھر انشاءاللہ العزیز وہ جو حدیث مبارکہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ بیت المقدس کی آزادی کے لیے بھی خراسان سے لشکر آئے گا، تو پھر وہ منظر بھی دنیا دیکھے گی کہ پاکستان بھی ایٹمی طاقت ہے، افغانستان بھی بیٹلڈ ہارڈنڈ ہے۔ تو یہ جب دونوں مل جائیں گے اور خطے کے دوسرے اسلامی ممالک جیسے سعودی عرب ہے، ایران ہے، متحدہ عرب، باقی بھی پھر حوصلے میں آ جائیں گے، کیونکہ ابھی ہر کوئی اکیلا ہے، اکٹھے نہیں ہے۔ خان آ جائے گا، عمران خان، تو ان پر اعتماد ہے لوگوں کو، ان کا جذبہ بھی جوان ہے۔ عالم اسلام جب ایک مضبوط قوت بن جائے گا تو انشاءاللہ العزیز جو فلسطین میں، جو غزہ میں ظلم جاری ہے وہ بھی ختم ہوگا۔ آپ دعا کریں کہ پاکستان میں جو ظلم جاری ہے وہ بھی ختم ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں اس حوالے سے جد و جہد کی اور پورے جذبے کے ساتھ آخری سمجھ لو جنگ لڑنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔